अस्सलाम वालेकुम जी। रौला पड़ गया है और रौला इस वास्ते पे आया है क्योंकि जो डीजी आए हैं हमारे वो सख्त गुस्से में। गुस्सा तो आएगा, गुस्सा उनका बिल्कुल जायज़ है और इसलिए गुस्सा आएगा कि जब गलत बयानी की जाएगी, जब उनके बारे में झूठ बोला जाएगा तो गुस्सा तो आएगा। एक मोहब्बत की जो दास्तान है वो मुकम्मल क्या हुई, वो मौलाना साहब और इमरान खान साहब एक क्या हुए, चंद दिनों के लिए सही, लेकिन मौलाना साहब तो खान साहब की पटरी पर चढ़ना शुरू हो गए। वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं ये मौलाना साहब के बारे में नहीं कहूँगी क्योंकि मैं फिर भी उनके अकीदतमंदों का ख्याल रखूँगी, क्योंकि मौलाना साहब कुछ ना मिलने की वजह से तो बौखला गए हैं ना, इनमें उनके फॉलोअर्स का तो कोई कसूर नहीं है। अब मैं क्या करूँ? तो अब जब वो चल रहे हैं ना इमरान खान साहब की पटरी पे और मौलाना साहब अब इमरान खान साहब की चाल चल रहे हैं, तो उसमें वो बहुत गलत बयानी कर रहे हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं, उनको समझ भी नहीं आ रहा है। और फिर जब कुछ चीज़ों का पता चला तो उससे यू टर्न भी ले रहे हैं। तो वो जो उनकी गलत बयानियां हैं और वो क्या बातें कर रहे हैं और फिर उससे कैसे मुकर रहे हैं और फिर कैसे उससे पीछे हट रहे हैं, उसने एक अजीब ही रौला डाल दिया। वो मैं आपको रौला बताती हूँ। साथ ही साथ जो मार्केट में सियासी हकीम है ना, उन्होंने अपनी एक नई दवाई तैयार कर ली है क्योंकि उनको नया टास्क मिलने वाला है। और वो कौन है और उनकी नई जिम्मेदारी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ चौधरी का खड़ाक, ये कौन से चौधरी हैं, क्या खड़ाक दिखाया है, किसके खिलाफ दिखाया है, किसके हक में दिखाया है, ये सब की डिटेल्स इस वीडियो में। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मौलाना साहब तो भाईजान मतलब पिछले 3-4 दिनों से जितनी खबरों में उन्होंने तो पीडीएम के सदर बन के भी नहीं थे। उतने तो मेरे ख्याल से कभी अपनी ज़िंदगी में जितनी उन्होंने सियासत की उतना उनको इतना लाइमलाइट नहीं मिला होगा। लेकिन दिस इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग लाइमलाइट, बिकॉज जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे लग रहा है कि ये डिज़ास्टर हो गया। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब धड़ाधड़ इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं। कल उन्होंने एक इंटरव्यू गरीदा को दिया था, गरीदा फारूकी को, हमारी एक कॉलीग हैं और एंकर पर्सन है, उनको एक इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू जाहिर सी बात, हम डिफरेंट ग्रुप्स में भी हम सब कॉलीग्स हैं तो शेयरिंग होती रहती है और सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा शेयर हो रही है, ग्रुप्स के अंदर भी, कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो उससे एक दिन पहले जब इंटरव्यूज़ दिए, यानी कल से परसों जब इंटरव्यूज़ दिए, तो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से ये कहा कि जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़, ठीक है, सारी बातें आपको पता उन्होंने क्या कि नाम बस मैं आपको बता रही हूँ, फिर खाम में वीडियो लंबी हो जाती है। आप, मुझे पता है आप मेरे से ज़्यादा अवेयर होते हैं, आपको पता है क्या बातें चल रही हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से उन्होंने जो है जिन 2 लोगों को शामिल किया वो थे जनरल बाजवा और जनरल फैज़, के इनके कहने के ऊपर हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत है, ये झूठ है। उसमें जनरल फैज़ का तो बिल्कुल ही झूठ है। इसलिए नहीं कि कोई जनरल फैज़ बड़े कोई फरिश्ता सिफ्त इंसान थे या वो कोई उसको क्या कहते हैं कि करियर में आगे बढ़ने वाले नहीं थे, ऐसा नहीं है। जाहिर बात है हर एक अपने करियर गोल्स होते हैं, उनके भी करियर गोल्स होंगे कि जी मैं आर्मी चीफ बन जाऊँ व्हाट्सएवर। लेकिन उस टाइम पर जनरल फैज़, जिस टाइम पर मौलाना साहब बात कर रहे हैं, जनरल फैज़ तो उस टाइम पर थे ही नहीं डीजीआई। उस टाइम पर डीजीआई कौन थे? उस टाइम पर डीजीआई थे नदीम अंजुम साहब, जो कि अभी भी डीजीआई हैं। तो जब गरीदा ने, बेसिकली गरीदा का जिक्र कहाँ से आया, जब गरीदा ने उनसे इंटरव्यू किया तो उन्होंने उस इंटरव्यू में ये कहा कि नहीं 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 नहीं, वो जनरल फैज़ का नाम मैंने गलती से ले लिया। तो जैसे ही खबर आई तो सब लोगों ने कहा हो अच्छा, अब इनकी तो बैंड बज गई, इनको तो अब डर लग रहा है और ये ऐसे, क्योंकि जनरल पब्लिक का तो ये परसेप्शन था। तो अब ये सॉरी कर रहे हैं, हालांकि वो ऐसी बात नहीं थी, वो एक मिस फैक्ट था, वो एक रॉन्ग फैक्ट था, वो एक गलत बयानी थी। वो मतलब वही ना बौखलाहट, जैसे इमरान खान साहब कभी जापान और चीन के बॉर्डर, पता नहीं किस किस के बॉर्डर मिला रहे होते हैं आपस में, और फरिश्तों की तादाद गलत बता देते हैं, अंबिया इकराम की तादाद गलत बता देते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें इमरान खान साहब भी करते रहे हैं, उनका भी फैक्ट चेक का बड़ा मसला है। और अब क्योंकि मौलाना साहब उनकी डगर पे चले हैं तो उनके भी फैक्ट चेक का बहुत मसला है। ये राह ही ऐसी है, ये इमरान खान की जो मोहब्बत की राह है ना, ये राह ही ऐसी है, अच्छा, तो अब उसमें मौलाना साहब ने कहा कि नहीं नहीं, वो जनरल फैज़ का नाम मैंने गलती से ले लिया, वो असल में उनके बाद वाले थे। उनके बाद वाले कौन थे? उनके बाद वाले ये नदीम अंजुम साहब। अब नदीम अंजुम साहब का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इस बात के तो गवाह और इस बात के बेसिकली जो प्रिवी हैं वो बिलावल भुट्टो भी हैं, वो मलिक अहमद खान साहब भी हैं। आपको पता है ना, कल मलिक अहमद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की
और फिर उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खूब लताड़ा प्रोग्राम किया। मौलाना साहब का ये चंद साहब थे एंड ये फैजल करीम कुंडी साहब थे, और बिलावल ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है ये बात बताते हुए कि जो हुकूमत गिरी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में, जो इमरान खान साहब को निकाला, उसमें बाजवा साहब ने पैगाम पहुंचाया था इन लोग को, बल्कि खुद ये पैगाम दिया था कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बगैर अगर कुछ हो सकता है तो आप देख लें कि इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो उसके ऊपर बिलावल ने भी और मौलाना फजलुर रहमान ने भी उस टाइम पर दोनों ने बोला, बल्कि बिलावल ने तो स्ट्रेट फॉरवर्डली बाजवा साहब को ये बोला ऑन हिज फेस, और ये बिलावल साहब खुद बता चुके हैं, ये बिलावल खुद ऑन रिकॉर्ड हैं ये बताते हुए कि भाई हमने कहा था ये अब नहीं रुक सकता, ये हमारा आईनी हक है, आप हमसे हमारा आईनी हक नहीं ले सकते, ठीक है ना। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान ने भी बिलावल से भी आगे बढ़ चढ़कर सीना ठोक करके बोला नहीं नहीं भाई, हम तो बुरे को उसके घर तक पहुंचा के आएंगे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आप ये ना करें कि हम जो है क्यों लें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस। तो उसमें जनरल फैज का नाम गलत, नए आने वाले डीजीआई को एमएच बीच में धक्के से शामिल कर रहे हैं, तो भाई नदीम अंजुम साहब ने तो अपसेट होना है, और अगर वो अपसेट नहीं है और उनके इदारे अपसेट है तो भाई उनका अपसेट होना तो बनता है भाई, बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये इसलिए रौला पड़ा हुआ है बिकॉज डीजीआई इज रियली रियली अपसेट, और जिसके ऊपर भी गलत इल्ज़ाम लगेगा वो तो होएगा। मतलब अभी अभी क्या होता है इस फौज के बारे में, आप वैसे ही अगर कोई बात कर ले, अगर वो बात सही भी है तो फौज कंफर्टेबल नहीं होती है कि भाई उनके बारे में सियासत के हवाले से इस तरह से बात की जा रही है, ठीक है। जैसे कि इमरान खान साहब का दौर था 2018 के अंदर जब उनको हुकूमत मिली, तो शुरू के आई स्टिल रिमेंबर शुरू के 6-8 महीने ये कहा जाता था आईएसपीआर की तरफ से मुस्बत रिपोर्टिंग करें, इतना स्ट्रिक्ट चेक था कि अगर इकोनॉमी पे भी बात करते थे तो जी फोन आ जाता था पीएमओ से कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं और आप ये नहीं करना चाहिए और आपको ये नहीं, ये क्या आप कर रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की तारीफें करनी है, वो गलत भी कह रहा तो फिर भी आपने उसके बारे में अच्छा कहना, यहां तक डिक्टेट होता था। और ये डिक्टेट क्यों होता था, इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि जनरल बाजवा, जनरल फैज ही तो सब कुछ कर रहे थे, इमरान खान साहब तो सिर्फ एक पपट थे, एक शक्ल थे, इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं था हुकूमत कैसे चलानी है। तो जब ये आप सही बातें करते हैं तो तभी फौज को, एस्टैब्लिशमेंट को प्रॉब्लम होती है कि भाई हमारा नाम इस तरह लाइमलाइट में क्यों आ रहा है भाई, क्यों लिया जाए। तो आप ये सोचें कि अगर उनके बारे में गलत बात होगी, एक वो बात जो कि है ही नहीं, जो सिरे से ही नहीं है, तो उसके ऊपर तो मेरे ख्याल से हमें भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि भाई ये वो इदारे हैं जिनका कोई ऐसा स्पोक्स पर्सन नहीं होता। मुझे पता है डीजीआई का कौन सा स्पोक्स पर्सन है, आर्मी चीफ का मैं फिर भी बोल लूं कि चले जी आईएसपीआर कुछ ना कुछ बोल ही देता है, चले कुछ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एड्रेस कर ही देगा। अब मुझे बताएं जो डीजी आए हैं वो कैसे आके ये कहें, बताएं मुझे वो कैसे मौलाना साहब को कहेंगे शट अप कॉल दें कि भाई मौलाना साहब आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू, मुझे बताएं। तो गुस्सा तो आएगा ना, तो फिर रहते रौला पैन वाली गल है ना, अब खुद ही नहीं पड़े। फिर जैसे वो कह रहे थे नहीं मैं अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली बात को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता, मैं अब इसमें ज्यादा इस बात को ज्यादा उठाना नहीं चाहता, क्योंकि पता था कि भंड बज गया, अच्छा खासा भंड हो गया, ब्लंडर हो गया। इस तरह से मैं आपको कहती हूं कि ये जो एक लीडर्स होते हैं ना, इमरान खान साहब भी यही काम करते हैं, अब ये मौलाना साहब ने भी यही काम करना शुरू कर दिया। इस तरह से जो लीडर्स हैं ना, वो आवाम को मैनिपुलेट करते हैं, आवाम का ज़हन खराब करते हैं। कहाँ जनरल फैज और कहाँ नदीम अंजुम साहब, मतलब मुझे तो अच्छी तरह याद है, बेचारे उनको तो आकर के मेरे ख्याल से लाइफ में पहली दफ़ा डीजीआई और आईएसपीआर एक साथ आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक दफ़ा, वो भी जब इतने शदीद किस्म के इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने लगा दिए थे कि मजबूर हो गए थे कि यार अब तो आना ही पड़ेगा। तो भाई इनका प्रोफाइल एक ज़रा लो प्रोफाइल रखने वाली बात होती है कि आप ज़रा थोड़ा सा लो की रहें, और इनको रहना भी चाहिए बिकॉज ये एजेंसीज हैं, दिस इज़ ISI, दिस इज़ द एजेंसी जिसने पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना। अगर आप इन लोगों को एक्सपोज कर देंगे अपने सियासी मुफादात के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए, तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी कहाँ जाएगी। तो लोगों को तो पता चल जाएगा ना कि की पर्सन्स कहाँ कहाँ हैं, इनकी आइडेंटिटीज, इनकी लोकेशंस, इनके प्रोजेक्ट्स, इनके असाइनमेंट्स, एवरीथिंग इज सपोज टू बी सीक्रेट बिकॉज दैट इज अ सीक्रेट एजेंसी, इट इज सपोज टू वर्क लाइक दैट। तो मुझे बताएं कि रौला पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। भाई इस मामले के अंदर तो मैं डीजीआई के साथ हूँ, सीधी सी बात है, मौलाना साहब को सियासत करनी है भाई आप आपस में करें,
यही तो उस टाइम पे बाजवा साहब ने कहा, जब बाजवा साहब ने कहा कि भाई काम रुक सकता है, ऐसा हो सकता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आए, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना लेकर के आए, वो इस्तीफा दे देते हैं। तो बिलावल ने कहा कि भाई नहीं, तो उसके नहीं, ये हमारा आईनी हक है। तो उसके बाद बाजवा साहब ने कहा चलो ठीक है जी, जो आपकी मर्जी, आप लोग वो करें, सियासतदान ये काम करें। हालांकि बाजवा साहब ने कोई बहुत कमाल काम नहीं किए हुए, उनकी सियासी इंटरफेरेंस ऑन रिकॉर्ड है और वो खुद ऑन रिकॉर्ड लेकर के आए हैं। लेकिन देखिए, जो बात गलत है ना वो गलत है। अच्छा, अब एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ जी मैंने आपको बताया था ना कल अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि जी जो पंजाब है उसके अंदर जाहिर सी बात है अभी मरीम नवाज को एक पहली और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जा रही है, तो उसको कामयाब भी तो करना है ना। तो अब उसकी कामयाबी के लिए एक और फार्मूला भी सामने आया, और वो फार्मूला ये है कि जो हकीम साहब हैं, सियासी हकीम जिनका नाम है राना सनाउल्लाह साहब, उनकी हिकमत से फ़ायदा उठाया जाएगा, उनको पीपी का इलेक्शन लड़वाया जाएगा। और ये प्रॉब्ली पीपी या तो ये हमजा शहबाज वाली पीपी हो सकती है, या फिर ये वो पीपी होगी जो कि शहबाज शरीफ साहब की है, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब ने 3 सीट से इलेक्शन लड़े थे, 2 NA और 1 पीपी। अब 1 NA की सीट जो है वो ख्वाजा साद रफीक साहब को दी जाएगी ताकि उनको ला करके पार्लियामेंट में लाया जाए। पीपी की सीट राना सनाउल्लाह साहब को देने का फैसला किया जा रहा है। अभी तक इस हवाले से मुशावरत चल रही है, मेरे ख्याल से प्रॉब्ली विद इन नेक्स्ट 24-48 आवर्स, ये बस 1-2 दिनों के अंदर ये फैसला हो जाएगा। और एक जो NA की सीट है जो कि मरीम नवाज छोड़ रही हैं, अली परवेज़ वाली, बेसिकली पहले मरीम नवाज ने लड़ना था, लेकिन मरीम नवाज की डिस्क्वालिफिकेशन हो गई तो फिर अली परवेज़ बन गए, क्योंकि कवरिंग कैंडिडेट अली परवेज़ थे। फिर अली परवेज़ वहाँ से जो है वो MNA मुंतखब हुए, और फिर उसके बाद अब जब मरीम नवाज की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गई तो मरीम नवाज वहाँ से MNA मुंतखब हुई। लेकिन क्योंकि वो अपनी पीपी की सीट रख रही हैं, तो जो मरीम नवाज की MNA की सीट है उसके ऊपर अली परवेज़ भी इलेक्शन लड़े हैं। तो ये एक मैंने आपको अपडेट दे रही थी। लेकिन फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि जो हकीम राना सनाउल्लाह हैं उनको पंजाब में रखने का फैसला किया गया है। उनको पीपी की सीट से इलेक्शन लड़वाया जाएगा, और अगर वो ऑप्शन ना हुआ, अगर तो उनको गवर्नर बनाया जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे गवर्नर की बात कहाँ से आ गई? गवर्नरशिप तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे रही थी। गवर्नरशिप की बात यहाँ से आई है क्योंकि जिस इजलास के अंदर, जब मैं आपसे लास्ट मिली थी पिछली वीडियो के अंदर, मैंने आपको बताया था इजलास जारी है, और जो बड़ी खबर है वो ये है कि भाई उसमें बहुत से लोग एडवाइस कर रहे हैं मियाँ साहब को कि मियाँ साहब आप सेंटर में ना, हमें ऑपोजिशन में बैठना चाहिए, हमसे पंजाब हुकूमत ले लेते हैं, बिकॉज पंजाब में बहुत बड़ा मार्का है और पंजाब को वापस अपने कंट्रोल में करना है। सो वहाँ पर यह बात भी डिस्कस हुई कि पंजाब में क्योंकि इनका मैंडेट बहुत ठीक है, और ये बात नवाज शरीफ साहब ने की कि पंजाब में क्योंकि हमारा मैंडेट अक्सरियत का है, 2/3 मेजॉरिटी का है, मोस्ट मतलब वहाँ तक नंबर पहुँच गए आज़ाद वगैरह उम्मीदवारों को मिला करके। सिंपल मेजॉरिटी तो नून लीग ने खुद ही ले ली थी, लोगों को मिला के अभी उनके पास 2/3 मेजॉरिटी वाला सीन हो गया है। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम पंजाब में बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, तो हमें लगता है कि हमें अपने इत्तेहादियों को पंजाब में गवर्नर देने के लिए रजामंदी जाहिर नहीं करनी चाहिए। और एक तो ये चीज़ जो नवाज शरीफ साहब ने की। दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर दाखिला थे, यानी इन द सेंस वजीर दाखिला इन द सेंस, क्योंकि जब PDM की हुकूमत बनी थी तो आसिफ अली जरदारी साहब ने ये PDM और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रिजल्ट आने से पहले ही, जब ये सारी चीज़ें पक रही थी, तो ऑन रिकॉर्ड आसिफ अली जरदारी साहब ने आके बोला था कि ये शहबाज शरीफ हमारे वजीर आजम होंगे ऐसे करके, और राना सनाउल्लाह हमारे वजीर दाखिला होंगे। तो भाई अगर उनको राना सनाउल्लाह के साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं है और एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, तो अगर गवर्नर के लिए भी राना सनाउल्लाह साहब का नाम आएगा तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं है, नहीं करना चाहिए। अब लड़ाई करनी है तो फिर तो आप कर सकते हैं एतराज़, ठीक है, वरना अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि ऑपोजिशन जो है जितनी भी होगी वो इमरान खान साहब के फॉर्मूले के हिसाब से होगी, और इमरान खान साहब का फॉर्मूला क्या है मैंने आपको पहले ही बताया है, नफरत, इंतशार, पसूड़ी, यू नो। तो जब इस तरह की ऑपोजिशन होगी तो उसको हैंडल करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। राना सनाउल्लाह साहब की जो हिकमत है, उनका इतना एक्सपीरियंस है कि वो ऐसे लोगों को काफ़ी हैंडल करते हैं, बिकॉज लॉ मेकिंग होनी है, कानून साजियाँ होनी है, बहुत सी ऐसी आइनी चीज़ें होनी हैं जिसके लिए ऑफकोर्स गवर्नर के रोल का भी बहुत ज़रूरत है, और अगर पंजाब असेंबली के अंदर भी अगर राना सनाउल्लाह साहब होंगे तो उनकी भी बहुत ज़रूरत है। तो मरीम नवाज़ की अभी जो टीम मुझे नज़र आ रही है, इनको बहुत अच्छी टीम बनानी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, मुझे मरीम नवाज़ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और साथ ही साथ थोड़ा सा डर भी है इस वजह से क्योंकि ख़ातून हैं जिनको पहली दफ़ा ये एक पंजाब असेंबली को लीड करने का, उसकी CM बनने का एक मौका मिल रहा है, एंड आई वांट हर टू सक्सीड।
और हर औरत चाहेगी कि वो सक्सीड करे। लेकिन डर इसलिए लग रहा है क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, 12-12.5 करोड़ की इसमें आवाम रहती है और इसमें बहुत काम होना है, इसको एक मिसाली आइडियल सूबा बनाना है। लेकिन क्योंकि बुज़दार सरकार के दौर में और परवेज़ इलाही साहब के दौर में यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ या उस तरह से काम नहीं हुआ, उन्होंने क्या करना था, शिवाजी ने तो इतना अच्छा सूबा इनको हैंड ओवर किया था, इनसे तो मेंटेनेंस के काम नहीं हुए, तो वो काम जो पिछली हुकूमतों में थे वो भी नहीं हुए। अब फिर अभी नई जो चैलेंजेस आ रहे हैं सामने और फिर नए दौर की सियासत के अंदर नई चीज़ें, अब खाली सिर्फ सड़कें और पुल बनाने से तो काम नहीं चलेगा ना, और भी बहुत से काम पंजाब में करने पड़ेंगे, यू नो। सो एनीवेज वो एक अलग चैलेंज है, वो एक अलग चैलेंज है। और इसके लिए मरीम नवाज़ को एक बहुत मैच्योर टीम बनानी पड़ेगी, मरीम नवाज़ को अपनी उस टीम का इंतखाब करना पड़ेगा और वो टीम ऑल राउंड बनानी पड़ेगी। यानी उसमें इनको मीडिया के लोगों को भी लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि मीडिया के लोगों को ओहदा दे दें, लेकिन उन मीडिया के लोगों को एटलीस्ट अपने साथ मुशावरत में रखें, अपने साथ इन टच रखें। मरीम नवाज़ अवामी बन जाए भाई, कि जैसे मैं और आप चलते हैं, चलते फिरते कोई मिल जाता है, अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, अच्छा चाय पियेंगे जी, यू नो, असेंबली के बाहर रिपोर्टर्स के साथ खड़ी होकर चाय पी लें, रिपोर्टर्स के साथ खड़ी होकर 2 मिनट के लिए बात कर लें, यू नो। क्या चाहिए, क्या चाहिए आम लोगों को, एक कनेक्ट चाहिए ना। तो मरीम नवाज़ अपना कनेक्ट कैसे बनाएंगी, तो उनके लिए इनकी एक टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए जो कि लोगों के साथ इनका कनेक्ट बनवाए या खुद भी बनाए। उसमें खैर एक मीडिया टीम ऑफ कोर्स होनी चाहिए, कुछ इनके पास एक लीगल एडवाइस बहुत अच्छी होनी चाहिए, इनके पास एक मीडिया की एडवाइस बहुत अच्छी होनी चाहिए। इनकी टीम, मैं ये समझती हूँ कि मरीम नवाज़ की जो अपनी टीम है ना, ये वो वाली टीम हो जिसको ये लालच ना हो कि उसको MP और MNA बनना है। तो मैं ये समझती हूँ कि मरीम नवाज़ को अपनी एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो कि एक एजुकेटेड, यंग, मॉडरेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है वो प्रोग्रेसिव किस्म की एक टीम हो। मरियम को जिन्होंने गाइड करना है, मतलब वो उन्होंने मरियम को टीच करना है कि आपने कैसे कैसे लेके जाना है आगे, बिकॉज मरियम का पहला एक्सपीरियंस है। और इनकी टीम, क्योंकि देखें अगर वो किसी MPA को अपने साथ अपनी एक पर्सनल टीम में रखती हैं तो उसका तो यही लालच होगा कि यार मैं ज़रा ये कर लूँ, मैं फ़ोटो बना लूँ या मैं ट्वीट कर दूँ या मैं ऐसे कर दूँ ताकि मेरी MPA MNA की सीट सिक्योर रहे। नहीं, जो मरियम नवाज़ की अपनी एक ज़ाती टीम है वो उनकी वो वाली टीम होनी चाहिए जो एक्चुअली उनको ग्रूम करे। और ग्रूमिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि कपड़े जूते ये वो भी एक पार्ट ऑफ ग्रूमिंग है कि व्हाट अ ग्रूमिंग ऑफ अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब शुड लुक लाइक, रियली रियली अवामी, रियली रियली देसी। लेकिन वो वाली ग्रूमिंग कि आप एक ऐसे चीफ मिनिस्टर आपने बिहेव कैसे करना है। मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, मिट्टी से मिट्टी होना पड़ेगा, मिट्टी से मिट्टी होना पड़ेगा। और खैर, तो अभी जो हमें पता चला है, एक तो परवेज़ रशीद साहब का नाम, उस्ताद मोहतरम है उनके, वो उनके स्पेशल एडवाइज़र होंगे। ठीक है, आई रियली लाइक परवेज़ रशीद साहब एंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी यू नो सीनियर सियासतदान है, बट आई स्टिल फील के शी नीड्स अ यंग एडवाइज़र, अ प्रोग्रेसिव एडवाइज़र, बिकॉज बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बिकॉज सियासत भी तो बदल गई है ना, मॉडर्न डे सियासत है। और मैं बड़ी सिंपल सी बात करती हूँ, देखिए कैमरा के साथ सबसे ज़्यादा जो लोगों का कनेक्ट रहता है ना, वो होते हैं एक्टर्स। आप ये देखें कैसे एक्टर्स आजकल, एक्टर्स देखें कितने नेचुरल हुए हैं, मेकअप भी कम करते हैं, कपड़े भी यू नो लाइक बड़े सिंपल टाइप के, कोई ऐसे यू नो वो लाटे मारते हुए कपड़े या कोई ऐसे रिच किस्म के कपड़े नहीं, बहुत नेचुरल कैमराज आपके इतने नेचुरल है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता ना। इसका ये मतलब है कि जितना आप नेचुरल होंगे उतना ही अच्छा होंगे, तो ऐसे लोगों का होना है। लेकिन अभी परवेज़ रशीद साहब हैं, उनके साथ अगर राना सनाउल्लाह साहब भी उनके साथ मिल जाएंगे तो आई थिंक सो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। प्लस शी नीड्स टू हैव रियली यंग डायनामिक पीपल इन हर टीम। वो यंग डायनामिक के, ये कॉलेज स्कूल के बच्चों की मैं बात नहीं कर रही या यंग ग्रेजुएट की बात नहीं कर रही, मैं वो उन यंग लोगों की बात कर रही हूँ जिनका ये दिमाग है, जिनका अपना एक नज़रिया हो, जिनका अपना एक नैरेटिव हो, वो ऐड ऑन करें मरियम नवाज़ की पर्सनालिटी में और मरियम की टीम के अंदर। यू नो मियाँ साहब और अगर पीछे होंगे तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी चीज़ होगी। बिकॉज अभी जो मैं टीम देख रही हूँ, तो फिर वो बात अजीब हो जाती है कि आपको नाम ले लेके क्रिटिसाइज़ करना पड़ता है, लेकिन हम इसीलिए करते हैं ताकि अगर ये बात वहाँ तक पहुँच रही है तो अगर उनको माननी चाहिए। भाई सियासतदान मानते भी तो नहीं है ना, नून लीग वाले तो खैर बिल्कुल भी नहीं मानते। अब जैसे मैं नॉर्मली एक बात करूंगी कि अगर आप मीडिया टीम की बात करें नून लीग की, और नून लीग को भी साइड पर रखें, अगर मैं आपसे मरियम नवाज़ की सिर्फ स्पेसिफिक मीडिया टीम की बात करूं तो अभी तक उन्होंने मरियम को प्रोजेक्ट कैसे किया है, एज ए प्रिटी गर्ल, एज ए ब्यूटी क्वीन। ये कोई ब्यूटी पैजेंट नहीं है, उनको पोर्ट्रे करना एज ए लीडर एक अलग चीज़ है। लाइक यू नो इनको उस तरह से पोर्ट्रे करना चाहिए।
और खैर एनीवेज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं, वो एक वीडियो के अंदर तो आपको नहीं बताई जा सकती हैं, तो ज़्यादा एक्सपर्ट इनके पास टीम्स होंगी जो कि ऐड ऑन करेंगी, तो वही इनको बता सकती हैं। तो खैर जी खबर ये थी कि जी राणा सनाउल्लाह साहब ने एक नवा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ना वो काम मिल गया जे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम होने वाला है। साथ ही साथ जी चौधरी साहब का खड़ा कि कौन से चौधरी, आप क्या समझे कौन से चौधरी होंगे, शुजात साहब एंड ये चौधरी सालिक साहब, ये चौधरी परवेज लाई, नहीं, मैं बात कर रही हूँ ऑन चौधरी साहब की। ऑन चौधरी साहब ने भाई मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, क्योंकि उनके दिन के अंदर बहुत से राज हैं। ये जो 2024 इंतखाबात के ऊपर जो सवाल उठे हैं ना, और ये जो बार बार रौला और जो शोर मचाया जा रहा है, वो इंतखाब भी हैं जो 2018 में हुए थे, और ये वो वाले इंतखाब हैं। मैं आपको सिर्फ इतना याद कराऊंगी कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ऑन चौधरी साहब ने जो है ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी है और फिर इनको लेने के देने पड़ जाने। ये वाकई जेन्युइनली, जैसे ऑन चौधरी साहब कह रहे थे ना, कल उन्होंने थोड़ी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कह रहे थे, धमकी दी ना उन्होंने कि जो खौफनाक नताइज होंगे, और मैं बताऊंगा अगर आपके लीडर के बारे में बात है तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, 100% ठीक कह रहे थे। इसलिए क्योंकि 2018 के अंदर, मैं सिर्फ एक बात आपसे शेयर करूंगी, 2018 के अंदर जब इलेक्शंस हो रहे थे और उससे पहले नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान आए, जाहिर सी बात है यहाँ पे खाने खाने तो नहीं आए थे ना, गिरफ्तारी देने के लिए आए थे। उनको पता था कि मुझे जेल जाना है, तो इमरान खान साहब ने ऑन चौधरी साहब के जरिए ही कनेक्ट किया था बाजवा साहब से, और ऑन चौधरी साहब ने ही कहा था बाजवा साहब गई अजय वो तो आ गए हैं, हमें तो खान साहब कह रहे थे कि जी हमें तो लग रहा था वो आएंगे नहीं, तो बाजवा साहब ने ऑन चौधरी साहब को ही कहा था कि आप खान साहब से कहें कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, हम नवाज शरीफ और मरियम को संभाल लेंगे। सो ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। तो ऑन चौधरी साहब जो है ना, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, तो वो कहते हैं ना छेड़ मलंगानू ना छेड़ मलंगानू, ये कह के गए ऑन चौधरी साहब। तो उनकी बात को सीरियस लें, वो किसी भी बात टाइम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और जो रही से इज्जत जो इमरान खान साहब की रह गई है ना, ये जमहूरी और पार्टी और सियासत, वो भी रह जाएगी। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।